पीक वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, ये सब के बारे में आज बात करेंगे। देखो रूट मीन स्क्वायर, अभी तक हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा रिकॉल इसमें इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि भी एक पिछली बार ना हम जनरेटर पे फोकस कर रहे थे, तो एक ही चीज पढ़ी थी, एवरेज वैल्यू एसी की क्या होती है, बताओ। एसी की एवरेज वैल्यू कितनी थी, एवरेज और मीन वैल्यू? एवरेज तो 0 थी। हाफ साइकिल पूरी साइकिल में 0 है ना। तो अब किसी भी चीज का अब एवरेज निकालना तो जरूरी होता है, लेकिन एसी में फिर एवरेज की दिक्कत आ गई भाई, कि इसकी एवरेज क्या आ रही है, 0। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा लगाएंगे ना, अब इसीलिए एसी डीसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे, डीसी तो वो कितना बताएगा, मैंने पहले भी बताया था 0। तो एसी को एसी इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करेंगे, एसी को एसी एमीटर से मेजर करेंगे अगर करंट मेजर करना तो। अब मैं कह रहा हूँ सर कोई तो चीज तो होगी, अब किसी चीज की एवरेज वैल्यू तो बहुत जरूरी होती है हमारे लिए, है ना, बट इसकी एवरेज वैल्यू डिफाइन कैसे करें? तो एवरेज वैल्यू इसकी डिफाइंड नहीं है, तो इसके लिए एक नई क्वांटिटी पैदा हुई, वो क्या होती है, आरएमएस वैल्यू। क्या है आरएमएस वैल्यू? अब आरएमएस को दो तरीके से समझेंगे बच्चे। पहला तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका जिससे समझ में आ जाना चाहिए। देखो अब पहले तो इसको पूरा कर लेते हैं, ये कहाँ तक है, यहाँ पे कर लेते हैं, फिर इसको दिखाएंगे। अभी एसी की सबसे पहले तो दिक्कत समझते हैं ना, तब उसी को सोल्व करने में हमें आसानी होगी। सबसे पहले प्रॉब्लम तो समझे। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एसी की 0 वैल्यू क्यों आ रही थी एवरेज कंप्लीट साइकिल पे, क्योंकि जितना पॉजिटिव हिस्सा आ रहा था उतना ही क्या आ रहा था, नेगेटिव। क्योंकि हमने सबको आई नोट यहाँ पर वैल्यू आई नोट 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबको ऐड किया और टोटल नंबर से डिवाइड किया, तभी एवरेज निकलती है। लेकिन ऐड करके ही सबको क्या आ रहा था, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। हमने कहा ठीक है भाई, बात तो जायज है। अब एवरेज को निकालना तो है ही, तो हमने क्या करते हैं, हमने कहा था ये वैल्यूज नेगेटिव हो रही थी ना, यही दिक्कत दे रहा था, यस और नो। हमने कहा वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या है। एक तो ये तरीका होता है कि मैं नेगेटिव को इग्नोर कर दूं, नहीं, वैसे पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, इसको किसी चीज को पॉजिटिव करने, मोड, वही बोल रहा हूँ, मोड नहीं कह रहा मैं, ये तो वही होगी ना बात कि नेगेटिव को अपने मर्जी से पॉजिटिव ले लो। एक्चुअल में कोई ऑपरेशन अप्लाई करके पॉजिटिव करना हो तो सर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर, नेगेटिव का क्या कर दो, ऐड कर दो। -2 को अगर पॉजिटिव करना, -2 है, इसका पॉजिटिव कब हो जाएगा, -2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दे, स्क्वायर कर दे, माइनस का माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने भी यही बोला सर कि भाई ये नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी ना, तो हम क्या करो, हम करंट का एवरेज ले लेते ना। हम अभी क्या करते हैं, करंट का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, अभी तुम ले रहे थे करंट को टोटल से डिवाइड कर रहे थे, हमने कहा अब करंट के स्क्वायर को टोटल से डिवाइड कर दो, तो वो उसका क्या आ जाएगा, एवरेज। एवरेज को ना ऐसे लिखते हैं, देखिए अगर मैंने किसी क्वांटिटी 4 एफ का एवरेज लिखना तो ऐसे, ये साइन दिख रहा है ये, या सिंपल एफ एवरेज लिख दो तो भी बात सेम है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या ले लिया, इसका एवरेज या मीन। ठीक है, क्लियर है ना सबको? तो पहले मैं आई का एवरेज ले रहा था तो आंसर कट रहा था, क्या आई स्क्वायर कट सकता है क्या किसी भी हालत में एक दूसरे से? नो सारी है पॉजिटिव। बट फिर बात वहीं पर आ गई ना, हम तो करंट का एवरेज ले रहे थे, अब आपने किसका एवरेज ले लिया, के स्क्वायर का, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का तो नहीं चाहिए, अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या ले लेंगे, इसका अंडर रूट। ये जो क्वांटिटी अब ये बन गया आई का, एक किस्म से एवरेज ही हो गया ना ये आई का, एक किस्म से तो है ना। हमने पहले स्क्वायर कर लिया, फिर एवरेज ले लिया, हमने कहा स्क्वायर था, इसको हटा दो, रूट कर देते हैं। तो ये जो नई क्वांटिटी हमारे सामने आई, इसी का नाम बोलते हैं आरएमएस। आरएमएस। तो इसीलिए तुम अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज की बात नहीं करते, किसकी बात करते हो, आरएमएस की बात करते हो। इसको उल्टा पढ़ना होता है, एस से क्या है, स्क्वायर, एम से क्या है, मीन, और आर से क्या है, रूट। तुमने पहले स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज लिया, फिर क्या किया, रूट किया। तो स्क्वायर मीन रूट, यानी रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट निकाला था। क्लियर है क्या सबको कैसे किया? ये इसको समझने यही काम नहीं आएगा बच्चे, हर एक जगह काम आएगा, और वहां पर तो मैक्सिमम काम पे आएगा जहां पर किसी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में पूरी साइकिल में कितनी हो जाएगी, उसके आंसर 0 आ जाएगा।
तो वहां पर तो बहुत यूज होता है, और बाकी जगहों पर भी यूज होता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होता है। वेलोसिटी तुमने पढ़ा होगा, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यस सर। है ना, तो वो भी सही होता है। तो यही इसीलिए अब एवरेज की जगह हम जो क्वांटिटी देखते हैं वो आरएमएस देखते हैं। तुम्हारे घर पे भी जो वैल्यू देखते हैं 220, वो कौन सी है? आरएमएस वैल्यू। क्लियर है? तो अब तुम वोल्टेज अब जितना भी करोगे, हाफ साइकिल के लिए वैसे तुम्हें पता है एवरेज निकाल सकते हो, लेकिन हम पूरे के लिए निकालेंगे एवरेज नहीं, आरएमएस। तो अब वी के लिए भी क्या यूज करोगे? वी आरएमएस। और आई के लिए भी क्या यूज करोगे? आई RMS। समझ में आ रहा है क्या यस सबको? सर। शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न किसी का? नो सर। चलो ना सर। चलिए, अब देखो सर, अब दूसरा मेथड बताओ, उससे पता लगेगा कि ये वैल्यू है कितनी एक्चुअल में। सर एक बात बताइए, अब ये आरएमएस एक्चुअल में क्या चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को। ये एक सर्किट लगा हुआ है, डीसी सर्किट। ये एक सर्किट लगा हुआ है, एसी सर्किट। क्योंकि देखो सोर्स में फर्क है ना, एक में डीसी बैटरी लगी हुई है, एक में एसी का सोर्स लगा हुआ है। समझ रहे हो? हाँ या ना? ये Yes, sir. सिंबल बता रहा है, ये सिंबल होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का, है ना, ऑल्टरनेटिंग सोर्स का। अब रेजिस्टेंस को हटा के मैं एक डिवाइस लगा देता हूँ, चलो तुम्हारे काम आसान करने के लिए। दिख रहा है क्या? यस सर। बल्ब लगा दिया मैंने देखा कि इसके अंदर कुछ मैं करंट पास कर रहा था या वोल्टेज दे रहा था इसको मैं, या कुछ भी वोल्टेज दिया इसको, वी एसी बोल दिया तो वी ए, इसमें वी डीसी है तो वी डी बोल दिया इसको। क्लियर है क्या सबको क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। इसको वेरी करके देखा, मैंने देखा वी डी वी ए। हालांकि दोनों की वैल्यूज क्या है, अलग हैं, लेकिन कुछ मैं ऐसे सीन बता रहा हूँ, उस केस में बता रहा हूँ, इनकी वैल्यू अलग है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा केस आया कि इन दोनों की, एक ऐसा केस आया मेरे पास कि उस टाइम पे इनकी वोल्टेज तो दोनों की अलग अलग थी, वीए की और वीडी की वैल्यू, बट जो बल्ब में ब्राइटनेस था वो क्या था? सेम था। सेम था। तो ये किस वजह से हो रहा होगा? ये करंट का नेचर की वजह से हो रहा है। एक डीसी करंट है तो एक एसी करंट, एसी आ रहा है, एसी बोल दिया तो मतलब एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट ही होगा ना, तो करंट दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। एक डीसी है तो एक क्या है? एसी। इसी वजह से फर्क आ रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों की अलग है, तो ब्राइटनेस भी दोनों की क्या हो जानी चाहिए थी? अलग। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ब्राइटनेस दोनों की सेम आ रही थी। यहां से आरएमएस की वैल्यू को समझ सकते हैं हम, देखो ध्यान से। हमने कहा कि ये जो वीडी है एक्चुअल में, या वीए है, ये मैक्सिमम वैल्यू है एसी की, सपोज कर लो, और ये जो वीडी आई है वो एक्चुअल में पता है क्या आई थी? वीए बाय √2। क्या रिलेशन आया उस टाइम इसमें? वीडी किसके इक्वल आई? वीए बाय √2। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं कि अगर वीए मैक्सिमम वैल्यू है एसी की, सपोज कर लो वीए है हमारी 500, तो वीडी क्या होगी उस टाइम? 500 बाय 2। मतलब क्या सर, समझ में नहीं आया? ये जो वीए है ये एसी वाला करंट है, इसने जितनी ब्राइटनेस दी, इस इतनी ही ब्राइटनेस ध्यान से सुनना, जितनी ब्राइटनेस मेरे एसी सर्किट ने दी, किसने दी सर? साथ साथ बोलो, एसी सर्किट, उतनी ही ब्राइटनेस डीसी सर्किट देगा, लेकिन उस केस में उसकी डीसी की वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? वीए बाय जो एसी की वोल्टेज है उसको किससे डिवाइड कर दिया? √2 से। वीए बाय √2। इसी चीज को बोलता हूं आरएमएस वैल्यू। क्या बोलता हूं? आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आरएमएस वैल्यू, ब्राइटनेस को मैं ऐसा भी समझ सकता हूँ, ब्राइटनेस किस वजह से आ रही है? बल्ब के फिलामेंट के हीट की वजह से, तो हीटिंग इफेक्ट दोनों में क्या है? सेम है। तो समझो आरएमएस वैल्यू डीसी की वो वैल्यू है, किसकी वैल्यू? डीसी की वो वैल्यू है जो अगर सर्किट में पास हो तो उतनी ही ब्राइटनेस, उतना ही हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगी जितना कौन करता था? जितना कौन करता? एसी करता था। तो ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आरएमएस वैल्यू किसकी? डीसी की वो वैल्यू है,
आरएमएस वैल्यू डीसी की वो वैल्यू है जो जब सर्किट से पास होगी तो उतना ही हीटिंग करंट होगा या उतना ही हीटिंग इफेक्ट होगा या उतनी ही ब्राइटनेस होगी जितना कौन देता था मेरा एसी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताता हूँ बच्चों। यहाँ पर एक बल्ब लगाया मैंने, डीसी बल्ब या एसी बल्ब लगा दिया, एसी के लिए लगा दिया यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लगाया बच्चों 220√2, 220√2। तो यहाँ पर ब्राइटनेस मतलब बल्ब जलने लगा, और ब्राइटनेस को मैं मान लिया, इसमें यूनिट आई 10 यूनिट। कितनी यूनिट आई? 10 यूनिट। अब मैं चाहता हूं यही सेम ब्राइटनेस कितनी 10 यूनिट आए, कौन से सर्किट में? लेकिन डीसी सर्किट में। तो तुम बिना देखे हाथ से बता दोगे कितनी वोल्टेज देनी चाहिए उसको? 220 समझ में आ रहा है क्या? कितनी देंगे हम? यस सर 220 वोल्ट। और वही वैल्यू एसी की कैसी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. तो आरएमएस Yes. सारा वो लिख देता हूं। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चों को आरएमएस दोनों तरीके से समझ में आने चाहिए। क्या है सर? डीसी की साथ साथ बोलो, आरएमएस क्या है? डीसी की वो वैल्यू डीसी की वो वैल्यू वो है जो जब सर्किट से पास होती हो तो सेम इफेक्ट हो जनरेट करे जितना कौन करता था? AC. क्लियर है कि सबको? इन दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 220 इज आरएमएस वैल्यू। जो तुम्हारे घर पर आ रही है वो 220 ही आ रही है। तो एक्चुअल में वो एसी की पीक वैल्यू कितनी होती? 220√2। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है इसमें? तो एक चीज, अच्छा गलती से एक सिंबल बदल गया यहाँ पर, कहाँ पर डीसी का सिंबल आएगा फटाफट बता दो। 220 सेकंड वाले में क्या है? तो बैटरी वाला। ये चीजें नोट क्या करो, है ना? डीसी की वो वैल्यू है ना आरएमएस। चले अब आगे, किसी को कोई डाउट? तो आप भी लेते हैं। तो देखो पढ़ लो इसको, पढ़ लो अब। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट स्टेडी मतलब डीसी। तो दैट डायरेक्ट करंट विच वुड प्रोड्यूस सेम हीट इन गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज प्रोड्यूस्ड बाय कौन सा करंट? Alternative current. तो डीसी की वो वैल्यू जो सेम हीटिंग इफेक्ट पैदा करे जैसा कौन पैदा करता था? अल्टरनेटिंग। किसी को कोई डाउट? तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वैसे, आई की वैल्यू क्या आती है बच्चे? I0/√2। आई इज इक्वल टू, अगर एसी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो I0 है, तो उसको किससे डिवाइड कर देगी? आरएमएस आ जाएगा √2 से। √2 से। अब ये क्वेश्चन के दिमाग में उठता है ना कि सर √2 ही क्यों आया, है ना बच्चे? वो प्रूफ हुआ है, और वो प्रूफ यहाँ तुम्हारे सामने है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. कैसे किया है सर? आरएमएस निकाला है सर, और कैसे किया है? इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि अगले पेज पे सेम चीज लिख रखी है मैंने। Yes, sir. भाई आई की वैल्यू क्या होती है? I0 sin Sin omega t. यही होती है। हाँ, आरएमएस के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसका Interior. स्क्वायर Square. एवरेज करना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं स्मॉल की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूँ? स्मॉल की बात करूं, स्मॉल करंट की बात कर रहा हूँ, स्मॉल करंट या हीटिंग इफेक्ट की बात करूं, तुम्हारे ऊपर है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है DH, इन्होंने फिर हीट किया है इसको। समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देखना एक बारी, H का फॉर्मूला I2RT होता है या नहीं होता? Yes, sir. यस सर होता है I2RT। तो इसने वही पुट किया और कुछ नहीं किया। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो बच्चे, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t लिखोगे तुम अगर, तो पहले इसका क्या कर दूं? एवरेज करके स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करना है। सपोज कर लो अगर स्मॉल टाइम के लिए दे रखे, अगर मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू आई है, तो I की जगह क्या लिख दूं? अगर I dt लिखना है तो इसका पहले क्या करते हैं हम? स्क्वायर कर दे सर। स्क्वायर करके क्या आएगा?
यही आएगा क्या? यस सर। फिर इसका क्या इंटीग्रेशन करेंगे, ये सपोज कर लो, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर इसकी लिमिट पुट करेंगे 0 से t तक। वही इसमें किया हुआ, ध्यान से दिख रहा है क्या? 0 से t। अब पूरी साइकिल लेनी है, हाफ साइकिल नहीं लेनी, क्योंकि अब एवरेज नहीं निकाल रहे, अब आरएमएस निकाल रहे हैं। तो सेम टू सेम यही तरीका आएगा। देखो दिख रहा है, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आया I0² RT/2, और यहाँ पर क्या आया IV² RT। लेकिन तुमने क्या करना है, सिर्फ इसको डेरिवेशन इसके दिमाग में नहीं रखनी, डेरिवेशन तुमको उसकी दिमाग में रखनी थी, एवरेज की। वो समझ में आ गया ना सबको? और इसकी तुम डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकती, क्या है? I0 कितनी है? I0 √2। आ रहा है क्या सबको? क्या बोल रहा हूँ मैं? थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है इसको? क्वेश्चन से कौन तो ध्यान से सुनना, ठीक है? आगे अभी पूरे क्वेश्चन की टर्म्स में करेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा इसको। चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, I = Q = I dt, dq = I dt कर दो, दोनों जगह क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो। dq का इंटीग्रेशन I हो जाएगा, 0 से t इसका कर दो। I की जगह आप क्या पुट करोगे? अब सिर्फ I का नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? I के फिर एवरेज करके। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशंस की थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर Q है। क्या है बच्चों? Q है। क्या मैं लिख पाऊंगा? ध्यान से देखो, ध्यान से, और इसको आराम से, इसको और इम्प्रूव करके देखो तो कैसे कर सकते हो सर? तुम सिंपल I की वैल्यू निकाल दो, I0 की। किसकी निकाल दो? I0 की। उसका क्या कर दो सर? स्क्वायर कर दो। फिर उसका क्या ले लो? रूट एवरेज। वेरी गुड। इसके बाद उसका क्या ले लो? रूट ले लो। तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा? I0/√2। अभी हम क्वेश्चन से इसमें भी देखेंगे, वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। चलें आगे। I0 एक बार दोबारा बताओगे क्या है? I0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट AC, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC। आओ देखते हैं, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर एक वोल्टेज है, सर्किट का इक्वेशन दे रखी है, V = 220 sin इतना दिस। अभी ध्यान से सुनना, वोल्टेज की फॉर्मूले क्या होता है बच्चे? V0 sin ओमेगा टी। कोस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, लेकिन +φ भी हो सकता है, -φ भी हो सकता है। ये फाई क्या बताता है बच्चे? पिछली बार बताया, फेज बताता है। वो किसी को इक्वेशन को या तो इससे कंपेयर करना, या किससे करोगे बच्चों? V0 sin ओमेगा टी -φ। अब तुम अपने आप ट्राई करो, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू बताना, इसका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी होगी? V0 कितना होगा? देखते ही पता चल रहा है, कंपेयर करो बस। 220/√2। अब इसका RMS निकालने के लिए किससे डिवाइड कर दूं V0 को? √2 से 220 आ जाएगा। अच्छा, ये तो वोल्टेज की बात होगी। अब एवरेज वोल्टेज निकालनी हो तो क्या करोगे? पहली बात, अगर एवरेज वोल्टेज साफ साफ लिखा है कंप्लीट साइकिल के लिए, तो क्या लिख सकता था? 0। ऑब्वियस सी बात है। यस सर। अभी क्या बात हो रही है सर? नहीं बता रखी तो हमें पता है एग्जिस्ट ही नहीं करती पूरे के लिए, तो हम हाफ के लिए ही लेंगे। और हाफ के लिए तुम्हें वैल्यू पता है कितनी होती है? हाफ 63.7% ऑफ, या 0.637 ऑफ 637 इंटू 10 की पावर। I नो। और दूसरा फॉर्मूला भी था जिससे ये जब आया था, 2I0/π। तो 2 की जगह 2 लिख दो। यहाँ पर I की एवरेज की वैल्यू है ना, तो I0 की जगह क्या लिखूं बच्चे? V0। वो करंट की वैल्यू थी। और V0 की जगह क्या है? V0 बताना कितना है? 220 पाई कितना है? 3.3। ऐसे लिख सकते हो, और 22/7 लिखोगे तो और भी आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस जिसको ये नहीं समझ में आ रहा, वो सिंपल क्या करे, यहाँ पर V0 की वैल्यू पुट कर दे, 0.637 तो है ही, और साथ में V0 की जगह क्या लिख दे? 220/√2। देख लें आप, यही किया है क्या इसने? RMS का एवरेज की जगह देखो, ये लिखा हुआ क्या? 2/π ऑफ V0 दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर।
किसी को कोई डाउट? इसने सीधा 311 लिख दिया 220 और कुछ नहीं। Yes, sir. चले आगे चले। अच्छा ये तो हो गई वोल्टेज की बात। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी की। एवरेज वोल्टेज निकाल दी, इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या? पीक और आरएमएस वैल्यू में, एवरेज No. वोल्टेज में नो सर। फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रीक्वेंसी बोले तो म्यू सर यहाँ पर तो दे ही नहीं रखा सर, यानी 1/t। वेरी गुड, किसी बच्चे ने बोला। या फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? है सर, सोचो, मैंने बताया वो बहुत बार। ये टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच में बता दो। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t 2π/t और 1/t क्या लिख दूं? न्यू लिख दो 1/t। फ्रीक्वेंसी तो 2π इंटू म्यू को एक बार फ्रीक्वेंसी लिख दो, एफ से लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? नो सर। ठीक है, तो अगर मेरे को ओमेगा पता चल जाए तो क्या मेरे को फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी बच्चे? Yes, sir. ओमेगा तो मेरे को पता ही है, देख लो कंपेयर करके सीधा। कितना कितना है ओमेगा? इस इक्वेशन को कंपेयर करो। 314। इसको समझ नहीं आया अभी भी? साइन का साथ साइन है, 314t ऊपर है और यहाँ पर क्या है? ओमेगा टी, यानी टी तो है ही, ओमेगा की जगह क्या है? 314। तो 314 लिख दिया। 2 इंटू पाई इंटू एफ, और यहाँ पर इसको पाई की फॉर्म में तुम आराम से चेंज कर सकते हो ना? Yes, sir. या यहाँ पे सीधा लिख दो ना, 314 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई को क्या लिख सकता हूँ? 314/100 इंटू एफ। 314 से 314 गया तो ये कितना हो जाएगा? 100/2, यानी कितना होता है? 50. 50। इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 हर्ट्ज। 50. इसी को कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नो सर। देख लो, कुछ भी नया किया मैंने अभी तक तो वही किया है सर जो हमारा को पता था। टाइम पीरियड पूछा हमने, सिर्फ अभी इक्वेशन को कंपेयर करना सीखा है। सारा काम तो हमारा इक्वेशन को कंपेयर करने से ही हो गया या नहीं हो गया? बताओ खुद ही। ये सर हो गया। तो ये 50 हर्ट्ज, ये जो तुम अभी 220√2 ये मैक्सिमम वैल्यू एसी की है जो हमारे घर में आती है, जो आरएमएस है हमारी, फिर क्या हो जाएगी? 220 जो हमने निकाली है। समझ आ रही है ना? जो हमारे घर में यूज हो रही है वो कितनी आरएमएस है? वो 220। तो हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 220। 50 देखो अभी निकाला है, कितना है? 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज। तो हमारा अभी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जो घर पे आ रही है वो 50 हर्ट्ज होगी। चलो ये क्वेश्चन अब होमवर्क के लिए करना। सब कुछ सेम है बच्चे, इसके अंदर करंट निकालना है बस। लेकिन कैसा करंट निकालना है? आरएमएस। इंटीग्रेट करोगे एवरेज तो वहां से निकल के, लेकिन क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इसका कर दे सर? नहीं, पहले इसका क्या करना पड़ेगा? I0. स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट? आई का स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे इसका इंटीग्रेट। समझ में आ रहा है ना सबको? क्योंकि अब क्या निकालना है? आरएमएस निकालना है। Current निकालना है. स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Average. Square करने के लिए रूट भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ रूट के लिए पावर 1/2 लिख दूं तो कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। नो सर। Yes, sir. है क्या आपको? Yes. स्क्वायर किया, उसके बाद में इसने रूट कर दिया, कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. पहले एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के लिए क्या किया सर? एवरेज निकालने के लिए क्या होता है भाई? सिंपल। एवरेज निकालने के लिए अगर टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालते थे तो, या एवरेज टाइम निकालते, एवरेज स्पीड निकालते, तो ऐसे ही करते ना, टोटल टाइम में कितना हो रहा है, तो टोटल करंट निकाला डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल करंट के लिए क्या करना पड़ेगा? सुन लो क्या करेंगे? टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल किसी चीज का निकालना है, एक इक्वेशन दे रखी है तो उसका क्या करना पड़ेगा? Integration. कितना दे रखे? कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी में टोटल टाइम की जगह तो सिंपल क्या लिख दिया? कैपिटल टी। टोटल करंट के लिए इसका पूरे का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। हाँ, इंटीग्रेशन कर देना इसका। देख लो, दिख रहा है क्या? यही किया। स्क्वायर करना है। स्क्वायर का क्यों कर रहे हैं तुम्हें पता है? क्योंकि आरएमएस निकालनी है ना। अगर
सिंपल आई का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या ही फायदा, मेरे को तो आरएमएस निकालनी है। अब सीधा इंटीग्रेशन कर दिया, स्क्वायर ये पहले ही हो रखा था, स्क्वायर ये पहले ही हो रखा था। अब सिर्फ उसका क्या लेना है बच्चे, स्क्वायर करके आंसर आ गया। जैसे इनका आया आई नोट स्क्वायर बाय 3, कितना आया इसका, आई नोट स्क्वायर बाय 3। इंटीग्रेशन करके आंसर क्या आया बच्चे, आई नोट स्क्वायर बाय 3। अब आई आर एम एस निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो एवरेज स्क्वायर, फिर एवरेज, फिर क्या करते हैं रूट। एवरेज का तो क्या है, आई नोट स्क्वायर बाय √3 3। तो अब इसका क्या कर देना है, सिर्फ रूट कर देंगे। तो आई नोट बाय 3 आ जाएगा आंसर, √3। क्लियर है? यस सर। यस सर। बोलो। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो दोबारा पूछ सकता है मेरे से। अगर करना है तो अभी इसको ट्राई भी कर सकते हो, नॉर्मली है सर। टाइम को लिख दो 1/t, ठीक है। इंटीग्रेशन आई का क्या करना है, स्क्वायर dt। टोटल टाइम तो यही होगा ना, टोटल चार्ज कितना जा रहा है, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम वही तो होगा ना टोटल एवरेज। जैसे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते थे, कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कितने टोटल टाइम। टाइम। ऐसे ही एवरेज करंट कैसे निकालोगे, टोटल कितना करंट चार्ज फ्लो हो रहा है टोटल टाइम में टाइम। मतलब चार्ज के लिए क्या लिखते हो, करंट मल्टीप्लाई बाय dt। टाइम, स्मॉल के लिए। तो उसका टोटल का इंटीग्रेशन कर दिया और उसको टोटल टाइम से क्या कर दिया बच्चे, डिवाइड। पहले तो ये चीज बताओ जिसको समझ नहीं आई कैसे लिखी, आ गई क्या सबको समझ? यस सर। टोटल Yes. इंटीग्रेशन किया और टोटल टाइम से ही उसको डिवाइड कर दिया। तो 1/t तो है ही सर बाहर, आई स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं अब, आई नोट इंटू टी डिवाइडेड बाय में टी का dt। तो ये टी स्क्वायर कांस्टेंट है, कैपिटल टी तो मैक्सिमम, तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये टी है, ये टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बन जाएगा, टी का t³ क्यूब। अंदर क्या रह जाएगा, आई नोट टी का होल स्क्वायर स्क्वायर इंटू dt, 0 से कैपिटल टी। क्लियर है? yes sir। यस सर। यस सर। आई नोट स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले लूं क्या, yes sir। यस सर। हाँ जी सर। नीचे क्या कैपिटल टी का क्यूब है। तो ये 0 से टी तक लिमिट, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कोई बच्चा भी कर दे, टी पावर 3/3 टी क्यूब बाय 3। 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। आई नोट स्क्वायर बाय टी क्यूब बाहर है ही, अपर लिमिट कितनी होती है, कैपिटल 3 भी बाहर ले लो, तो अंदर क्या रह जाएगा, टी का क्यूब -0 का क्यूब तो लिखना है नहीं। टी क्यूब से टी क्यूब गया तो क्या बच गया, आई नोट स्क्वायर बाय। किसी को कोई डाउट है, अब हो गया no पक्का? नो सर। ये तो आ गई बच्चे मेरी। ये मैंने क्या निकाला है, टोटल से डिवाइड करा, मतलब एवरेज भी निकाल दिया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर का करके क्या कर दिया उसका एवरेज। क्योंकि मैंने स्क्वायर लिया फिर उसका इंटीग्रेशन किया, तो स्क्वायर करके एवरेज निकाल दिया। स्क्वायर करके टाइम इन टोटल को टोटल से डिवाइड किया, इसलिए एवरेज निकला। तो ये किसकी वैल्यू आई है, स्क्वायर की भी आ गई और एवरेज की भी आ गई। तो अब क्या रह गया, सिर्फ sir √3 स्क्वायर और एवरेज को मिला के वैल्यू क्या आई मेरी, आई नोट स्क्वायर बाय 3 अब इसका क्या ले लूं, रूट। तो आई नोट स्क्वायर बाय 3 का क्या ले लो, रूट ले लो। तो ये आई नोट स्क्वायर के रूट से स्क्वायर कट जाएगा, आई नोट नीचे क्या आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आई आर एम एस की, दैट विल बी आई नोट बाय √3। कुछ खास बात समझ में आई क्या? yes sir। क्या फिर वहां पर हमारी जो हम जो पढ़ रहे थे वहां पर आई की वैल्यू क्या आ रही थी, आई आर एम एस, आई नोट बाय Under यहाँ पे आई नोट बाय अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जब तक साइन का फंक्शन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री हमारा फंक्शन दे रहा है तो आई नोट बाय √2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या करंट साइन के फंक्शन से वेरी कर रहा था क्या, no sir। नहीं। आई नोट बाय टी तो बच्चे कांस्टेंट ही रहता है ना, ये तो चेंज होगा नहीं। क्योंकि कैपिटल टी मैं हर बार बताता हूँ पूरी साइकिल का टाइम है तो वो कांस्टेंट है। स्मॉल टी चेंज होगा, तो चेंज करके देखते हैं। अगर स्मॉल टी 1 सेकंड है तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई नोट बाय कैपिटल टी। अगर स्मॉल टी 2 सेकंड है तो कितना हो जाएगा, 2 आई नोट बाय टी। स्मॉल टी 3 सेकंड है तो ये क्या हो जाएगा, 3 आई नोट बाय टी। तो ये ऐसे वेरी कर रहा है।
ना कि साइन के फंक्शन से। तो इसलिए भी एक्सपेक्ट मत करना कि इसका वैल्यू भी क्या आता है आई नोट बाई रूट 2, ये नहीं आएगा क्योंकि उसमें फंक्शन ही दूसरा है सर। उसमें करंट कैसे वेरी कर रहा था साइन की फॉर्म में, यहाँ पर साइन की फॉर्म में थोड़ी वेरी कर रहा है, यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंपल है। ठीक है, क्लियर है ना सबको? क्यों आंसर आई नोट बाई रूट 2 क्यों नहीं आया? सबको क्लियर है ये बात? यस सर। Yes, sir. हाँ चलो, क्यों नहीं आया कौन बताएगा? क्यों नहीं आया यहाँ पे आई नोट बाई रूट 2? हाँ सर सुजल क्योंकि बताओ। ये साइन का फंक्शन। हाँ, क्योंकि ये किसका फंक्शन था? साइन का फंक्शन नहीं था, लेकिन वो नहीं साइन का था। फंक्शन था। Yes, sir. चलो, अब ये क्वेश्चन रखना होमवर्क के लिए, वो वाला आप करा दिए तो इसको होमवर्क में रखो। क्या करना है सर इसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट करंट की वैल्यू को सुपर इंपोज कर दिया किसके साथ? Alternative. Alternating current की value। तो वो टोटल जो वैल्यू बनेगी उसका क्या निकालना है? रिजल्टिंग वैल्यू। और इफेक्टिव वैल्यू जहां पर भी आ जाए तो कौन सा वर्ड यूज कर लोगे? RMS। तो तुमने RMS ही निकालनी है, कुछ नहीं करना। तो RMS कैसे निकालेंगे वो तुम्हें पता है, ट्राई करके आना। घर से करके आओगे क्या सब? Yes, sir. फिर भी Yes, इसका sir. सॉल्यूशन यस सर। मैं ये नहीं कराऊंगा, पक्की बात नहीं कराऊंगा। वो वाला करा दिया, ये नहीं कराएंगे। ठीक है, दोनों होमवर्क में देने थे। Yes, ये sir. DC और AC को इसने ऐड करा है और फिर बाकी सब कुछ वही। पहले क्या करोगे? स्क्वायर करके उसको Sir, ले पहले लोगे, हम करेंगे एवरेज एवरेज फिर रूट कर देंगे। तो इसने देखो यही स्टेप फॉलो किए हुए हैं। पहले क्या किया? स्क्वायर करके एवरेज लिया, फिर उसके बाद उसका क्या कर देगा? अंडर रूट भी साथ ही ले लिया। देखो यहाँ पर इसने पहले क्या ले लिया? अंडर रूट, दिख रहा है? तो वही इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है? No, sir. No, sir. अब थोड़ा सा हम आगे की बात कर लेते हैं, रेजिस्टर के ऊपर की बात करते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है, अभी तक हमको पता था बच्चे। साइड में अप्रोच लिख दें, तुम बहुत चालू कर रहे हो, मैं नहीं लिखूंगा। सब पक्की पकाई खिचड़ी है। पहले क्या लिखो? एवरेज निकालो, टोटल टाइम से डिवाइड करके, टोटल टाइम से डिवाइड करके। उसके बाद क्या करो? उसका पहले वैसे तो स्क्वायर करके एवरेज निकालो। उसके बाद उसका क्या ले लो? रूट, अंडर रूट या स्क्वायर रूट लिख दो। डन? यस सर। Yes, sir. वो जिसने लिखा था वो बोले ना यस सर। यस सर। हाँ, अब हंसी आ रही है। चलो, अब क्या है? रेजिस्टर लगा हुआ बच्चे, एसी सर्किट है, रेजिस्टर लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर है। लेकिन अब सोर्स कैसा है? डीसी नहीं है, सोर्स कैसा है? एसी का। AC, ध्यान से समझना। एसी का सोर्स है, इसमें तुम्हें पता है सिंपल, E इज इक्वल टू, अभी जो हम प्रूव करके आए हैं, वैसे तो कोई भी हो सकती है, हम क्या ले रहे हैं? E कौन सा फंक्शन है? साइन का फंक्शन। तो तुम्हारी बुक्स में भी वही मिलेगा ज्यादातर, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब R है, तो सिंपल सी बात है, तुमको हर केस में क्या निकालना है? चाहे इंडक्टर लगाओ, चाहे रेजिस्टेंस लगाओ, चाहे क्या लगाओ, कैपेसिटर लगाओ, तुमने करंट और वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज तुम्हें गिवन है, इसका मतलब इस केस में अब तुम्हें क्या निकालना है? करंट। सिंपल। करंट का फॉर्मूला, अगर एक रेजिस्टर लगा हुआ है तो V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आई आर। E इज इक्वल टू आई आर हो गया यहाँ पर। बस E की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या है? E नोट I इंटू R। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई नोट साइन ओमेगा टी बाय आर। E नोट बाय R, इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चे? I नोट। E नोट आई नोट, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। तो I भी क्या आ गया? ध्यान से सुनना, यहीं से मेन काम अब शुरू होगा। ये तो कोई भी कर देगा। E की वैल्यू क्या थी? E नोट साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू क्या आई? I नोट साइन ओमेगा टी। दोनों किसके फंक्शन है? साइन इनके। दोनों साइन के फंक्शन है। और इसमें से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? आई नोट की या ई नोट की, या आई की या ई की? ई नोट वाली। क्योंकि आई की वैल्यू ई नोट से कुछ क्या कर रहे हैं? डिवाइड हाँ, डिवाइड क्योंकि तब आ रही है। तो तुम्हें समझ में आ रही है?
अब यहाँ पर वही फेज की बात करूं तो कौन आगे है कौन पीछे है कैसे पता लगेगा? कौन कम है कौन ज्यादा नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में, कौन आगे है कौन पीछे है। पीछे तो कोई बता सकते हो कौन आगे होगा, किसकी साइकिल पहले कंप्लीट होएगी किसकी साइकिल बाद में सर कंप्लीट आई होगी? वाले की आई कैसे पता चल रहा है? कैसे पता चलता है फेज? मैंने बताया था फेज कैसे पता चलता है, जब कुछ फाई ऐड हो रहा हो या फाई क्या हो रहा हो, माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, क्या हो रहा है। किसके बीच में फेज देख रहे हो सर? करंट और वोल्टेज के बीच में। वोल्टेज के टाइम की वैल्यू पुट करके देख लो, जब टाइम t 0 है तो कौन आगे है, टाइम t इक्वल टू पाई बाई 2 है तो क्या, टाइम t इक्वल टू t बाई 2 है तो क्या कौन आगे है। ये सिंपल साफ साफ दिख भी रहा है। फाई कहां पर ऐड हो रहा है, किसमें ऐड हो रहा है, ई में हो रहा है या आई में हो रहा है? देखो कहाँ दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है सबको फाई? मेरे को कोई फाइल दिखाई नहीं है। हाँ तो फिर कहीं ऐड नहीं हो रहा, कहीं सब्ट्रैक्ट दिख रहा है? नो सर नो सर Subtract नहीं हो रहा तो फाई की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब जीरो जीरो। तो इसका मतलब दोनों सेम साइकिल कम फॉलो कर रहे होंगे। जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे, जैसे जैसे वोल्टेज वेरी हो रही है वैसे वैसे कौन हो रहा है, करंट। करंट वैल्यू दोनों सेम फंक्शन ही तो है सर, साइन ओमेगा टी ही वही है, वो भी साइन ओमेगा टी है ना, उसमें कुछ ऐड हो रहा है ओमेगा टी में, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दोनों जब उसकी साइकिल कंप्लीट होगी तो उसकी होगी, जब वो मैक्सिमम पे होगा तो वो मैक्सिमम। हाँ लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी सी क्या होगी, कम, क्योंकि आई नॉट ई है वो आई से क्या है, बड़ा है सर। लेकिन पास साथ साथ दोनों चलेंगे, जब वो मैक्सिमम पे होगा तो वो भी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा मैं रब करूंगा बाद में क्योंकि बना रखा है। अगर ये बच्चे ई नोट है, आई ई की साइकिल है सॉरी, और ये ई नोट आ गया मैक्सिमम वैल्यू, तो करंट कहाँ बनेगा इसके, इससे नहीं छोटा बनाऊं या इससे बड़ा? छोटा छोटा बनाओ छोटा। छोटा। तो फॉलो तो सेम बात करेगा, जब वो मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, जब वो जीरो तो करंट भी जीरो, जब वो मिनिमम तो करंट भी मिनिमम, जब वो जीरो तो ये भी जीरो। दिख रहा है, पाथ बिल्कुल सेम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन करंट की वैल्यू जो आई नोट है या आई की वैल्यू है वो थोड़ी सी छोटी रह जाएगी। बात देखो सेम साइकिल कंप्लीट हो रही है क्या? बिल्कुल। यस सर यस सर। तो इसमें क्या है, फाई जीरो है, तो बोल सकते हो ये क्या, ऐसा ऐसी चीज को बोलते हो इन फेज, दोनों कैसे हैं, फेज में है एक दूसरे के साथ, इन फेज, ना कोई आगे भागा है नो कोई पीछे। आगे भागने को बोलते हैं लीड करना, और पीछे रहने को बोलते हैं लैग करना। क्या बोलते हैं, लैग। तो ना तो कोई लीड कर रहा है ना ही कोई लैग कर रहा है, कोई कोई में से दो चीजें आते हैं, करंट और वोल्टेज। हाँ बच्चे बोलो। सर इसमें आई नॉट की वैल्यू कम नहीं लग रही है मैक्सिमम वाली आपको ग्राफ में? तो कम ही तो होएगी, तो कम ही होगी, कम आपने होगी। बोला सेम होगी सर साइन मिनिमम पेज सेम होंगे फेज हो फेज गए पे होगा भाई, मतलब जब आई नोट अपनी अच्छा। जब करंट अपने मैक्सिमम पोजीशन पे होगा उस टाइम पर ईएमएफ भी अपने कहां पर होगा, मैक्सिमम पर होगा। लेकिन करंट की मैक्सिमम अगर मान लो 2 है, इसकी मैक्सिमम होगी मान लो 4 या 5 हो जाएगी, सपोज कर लो 5 यूनिट, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन जब वो मैक्सिमम पे होगा तो वोल्टेज भी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू पे। जब करंट अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा तो वोल्टेज भी अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगी, लेकिन उनकी मिनिमम वैल्यू दोनों की सेम नहीं होगी। समझ में आ रही है केशव अब बात? यस सर। बस इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे, ऐसा समझो एक बड़ा बंदा साथ चल रहा है एक छोटा बंदा साथ चल रहा है, ठीक है, लेकिन चल इकट्ठे ही रहे हैं। चलें आगे पक्का? तो ना तो कोई कोई में दो ही चीजें बात करेंगे, वोल्टेज और करंट, ना वोल्टेज करंट से पीछे है ना करंट वोल्टेज से पीछे है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहे थोड़ी सी डिफरेंट है। यही चीज मैं इसमें दिखाऊंगा, ग्राफ में देख लेना, इसको रब करूंगा। देखो दिख रहा है क्या, देखो रेड वाला क्या हो जाएगा, करंट या वोल्टेज? वो करंट करंट। करंट करंट हो जाएगा। देख लो दिखा सबको।
यस सर। ये तो अब बच्चों वाला नाम है और मैं ये भी हटा दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब भी हमने कर लिया लिखा हुआ। अब एक नई चीज आती है बच्चे यहाँ पर, फेज। क्या आता है? फेज। फेज फेज तो आ गया। अब फेज को जो डायग्राम रिप्रेजेंट करे वो होता है फेजर डायग्राम। वो कौन सा डायग्राम होगा बच्चे? फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम कैसे बनाओगे सर? मेरे पास दो तरीके हैं। मैं एक तो वैसे देसी तरीका बता रहा हूँ लेकिन वो एक्यूरेट तरीका नहीं है इस केस में, पर वो समझ में आएगा उससे। फेजर होते क्या है सर? वेक्टर्स नहीं होते। फेजर एक अलग ही चीज है, ऐसा समझो। वेक्टर्स नहीं है लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा जब इनको ड्रॉ करोगे तो कैसा ही बनेगा, एक किस्म से तुम्हें लगेगा कि क्या बना रहे हो तुम, वेक्टर्स बना रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ये वेक्टर्स नहीं है। फेजर अलग कैटेगरी है। हाँ, इनको जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वेक्टर्स की तरह रूल फॉलो कर रहे हैं। आओ देखते हैं। फेजर ये बताएगा कि ऐसा डायग्राम जिसको देखते ही तुम्हें पता लग जाए कि कौन आगे है करंट और कौन पीछे है, उनका फेज देखते ही पता लग जाए। आओ देखते हैं कैसे। सर अब एक बात बताइए कि आपने बोला कि इस इधर कैपेसिटर रजिस्टर के केस में कौन आ गया, वोल्टेज या करंट? दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है ना। तो सर अगर मान लो मेरा किसी पार्ट बता रहा हूँ कि कहीं पर मेरा वोल्टेज ऐसे है, वी नोट मेरा यहाँ है, ये इसका फेज बता रहा है, वी नोट इधर है, तो मेरा करंट भी कहाँ होगा? अगर सिर्फ रेजिस्टेंस है सर्किट में, तो सर्किट में सिर्फ क्या है, अगर रेजिस्टेंस है तो मेरा करंट भी कहाँ होगा सर? इसी जगह पर होगा या नहीं होगा जहां वोल्टेज होगा? यस सर। तो बिल्कुल पीछे क्या बता दो, पीछे क्या बता दो, करंट बना दो। लेकिन करंट थोड़ा पीछे रह गया, इसके लिए इसका एरो थोड़ा कहाँ हो गया, पीछे। समझ में? पीछे का मतलब है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, मतलब है तो दोनों साथ साथ ही, करंट थोड़ा छोटा है इसलिए इसका एरो क्या बनाया, थोड़ा सा पीछे। इसकी जो लेंथ बना दी वो थोड़ी सी छोटी बना दी, ऐसे समझो। इसका एरो वी नोट से थोड़ा पहले बना दिया। इससे ये पता लग रहा है कि आई नोट की वैल्यू वी नोट से क्या है, कम है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन यूज नहीं करना चाहिए वर्ड मेरे को, पर ठीक है, दोनों का एरो या दोनों की एरो की डायरेक्शन सेम है या नहीं है? सेम है सेम है ना? मतलब ये दोनों कैसे हैं, सेम फेज में। समझ में आ रही है बात? सेम फेज में। अब इसी डायग्राम को मैं अच्छे से अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूं तो कैसे, देखो हमारे लिए जो ई की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, ई नोट साइन ओमेगा टी। मतलब एक एक्सिस लेते हैं, जैसे तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते थे, वो एक्सिस ले ली मैंने, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ ओमेगा टी एक किस्म से क्या है सर, किसकी यूनिट होती है? ओमेगा टी क्या होता है? साइन के बाद जो भी चीज है वो क्या है, थीटा है ना। तो इस एक्सिस से कितनी दूर जाऊं कि मेरे को ई नोट की वैल्यू मिलेगी, ईएमएफ चलेगा, कितना ऊपर जाऊंगा, एंगल कितना है, ओमेगा टी। इस एक्सिस से कितना ऊपर चले जाओ बच्चे, ओमेगा टी ऊपर चले जाओ तो तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ई नोट की वैल्यू मिलेगी। तो ये एक्यूरेट तरीका है फेजर को बनाने का। समझ में आया? ओमेगा टी कहाँ चला गया, मैं ऊपर चला गया, तो मेरे को क्या दिखा वहां पर, ई नोट। करंट के लिए देखते हैं, करंट के लिए इक्वेशन क्या आई है तुम्हारी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर भी थीटा क्या है, ओमेगा टी। तो यहाँ पर आई नोट की वैल्यू मेरे को कहाँ मिलेगी, हॉरिजॉन्टल, इस से कितना ऊपर जाऊं, ओमेगा टी से ऊपर जाओ तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, आई नोट की वैल्यू। लेकिन आई नोट का वैल्यू कम होगी इसलिए पीछे बना रहा हूँ, लेकिन देखो दोनों की डायरेक्शन क्या आई है, बिल्कुल सेम आई। तो ये होता है कि ये कैसा है, सेम फेज। ये दोनों सेम फेज बता रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट कौन सा है, सेकंड वाला, क्योंकि वो एक्यूरेट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्लियर है कि ओमेगा टी ऊपर चला हूं तो मेरे को ई नोट मिल गया, और आई नोट भी कहाँ मिला है, जब ओमेगा टी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो कोई डाउट यहाँ तक, कोई भी डाउट? नो सर। ये देखो, ये भी दिख रहा है तुम्हें, ये अब फेजर समझ में आ रहा हुआ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से कितना ऊपर गया, ओमेगा टी। ओमेगा टी ही ऊपर गया तो आई नोट मिला, लेकिन आई नोट का एरो थोड़ा छोटा इसलिए है क्योंकि आई नोट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम है।
क्रम में। ई नोट। किसी को कोई डाउट? नो सर। फेजर बनाना आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत है ना? नो सर। इंडक्टर में भी बनाएंगे धीरे धीरे। अभी रजिस्टर में तो हमने बनाना सीखा है, अभी इंडक्टर में बनाना भी सीखेंगे। फिर किस में बनाएंगे सर? कैपेसिटर में बनाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। कैपेसिटर और इंडक्टर में अगर अंदर बना के कोशिश करते हैं एक बार इंडक्टर की। सर निकालना तो सब में क्या है? करंट निकालना है। ईएमएफ तो इसमें भी वही दे रखी है, कितनी? E इज इक्वल टू, आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं खाली पेज छोड़ के आया हूँ। हाँ, E इज इक्वल टू क्या है बच्चे? ई नोट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर सिर्फ क्या लगा हुआ है? इंडक्टर। अब यहाँ पर भी करंट निकालना है, लेकिन करंट के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है। इंडक्टर में करंट के लिए ईएमएफ का, जैसे E इज इक्वल टू आई बाय आई इंटू आर होता है रजिस्टर में। यहाँ पर क्या होता है? E इज इक्वल टू क्या होता है? एल डी आई बाय dt। तो ये पुट कर दो। E इज इक्वल टू ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? सिर्फ थोड़ा सा हिंट देंगे, पूरा नहीं करेंगे, टाइम नहीं है ना। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो डी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? E बाय एल इंटू l dt। टोटल निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर दूं? इंटीग्रेशन डी आई क्या हो जाएगा? i। आई E बाय एल को बाहर ले लो, कांस्टेंट। कांस्टेंट है और टाइम टी। अभी रुक जाओ, Time- अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। कुछ मैंने अभी देखो, हाँ ये तो बात कर रहे थे, मैं कहूँ कहाँ गया? डी की जगह एक और चीज भी तो रह गई ना हमारी। डी की जगह तो तुम कर दोगे, आई आ गया, ठीक है। ई की वैल्यू भी तो पुट करो ना, एल को तो बाहर ले लो। ई की वैल्यू क्या है? ई नोट साइन साइन ओमेगा ओमेगा टी। टी डी। ये भूल जाओगे अगर ई कांस्टेंट नहीं है ना। अगर ई बैटरी होती, डीसी वैल्यू तो बाहर ले ले, लेकिन अभी इसकी वैल्यू क्या है? एसी। नोट साइन ओमेगा। किसी को डाउट बाहर क्यों नहीं लिया? नो सर। आई इज इक्वल टू बाय एल तो हो गया। ई नोट अब कांस्टेंट है, उसको क्या ले सकते हो? बाहर। मैक्सिमम वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। अंदर क्या रह गया? सिर्फ साइन ओमेगा टी डी साइन ओमेगा टी। 0 से लेकर टी तक करना है, वो बाकी बात। अब यहाँ से आ जाओ, आई की जगह क्या लिखते हैं? आई की जगह आई लिखो सर। आई की जगह क्या लिखो? आई ही लिखो। ई नोट बाय एल साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस प्लस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय। तो इसको पूरा लिख देते हैं, ये माइनस आगे ले लेते हैं, तो माइनस आगे ले सकता हूँ, तो अभी ले भी लूँ या ना भी तुम्हारे ऊपर है। ई नोट बाय एल ओमेगा माइनस यहाँ ही लिख दो एक बारी, और यहाँ पे है कोस ओमेगा टी। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब कंपेयर करना है किसी चीज को, तो तुम कैसे इजीली कंपेयर कर पाओगे बच्चे? अभी आई की वैल्यू तो ये आ गई बच्चे, ठीक है, आ गई, ये सबको समझ में आ रही है ना बात? आई की वैल्यू। अच्छा, ई नोट बाय एल ओमेगा को क्या लिख दो? जैसे वहां पर ई नोट बाय एल को क्या लिखा? ई नोट बाय एल को क्या लिखा था? आई नोट लिखा था ना। यहाँ पर क्या लिख दो? आई नोट बाय आई नोट सिर्फ, है ना, क्योंकि कोई कांस्टेंट है, तो मैंने आई से रिप्लेस कर दिया। और साथ में क्या है सर? नेगेटिव ऑफ कोस ओमेगा टी। किसी को कोई डाउट? सब कुछ सेम वैसा ही कर रहा हूँ। ओमेगा कहाँ गया? ले लिया ना उसको। ई नोट बाय एल ओमेगा को क्या लिखा है इस बार? आई नोट। पहले किसको आई नोट लिखा था? ई नोट बाय एल को। अब किसको लिखा है? ई नोट बाय एल ओमेगा। क्लियर है? यस सर। बट सर ऐसा क्यों? क्या कह रहे हो? सर ऐसा लिख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बताऊंगा ना क्यों लिखेंगे, तुम्हें पता लगेगा। यहीं से नई फाइंडिंग आएगी। हमने तो अभी कांस्टेंट को जस्ट चेंज किया है। हमने कांस्टेंट, ये भी ई नोट भी कांस्टेंट था, एल भी कांस्टेंट था, और ओमेगा भी कांस्टेंट था। इन सबको हटा के हमने एक नया कांस्टेंट लिख दिया। सिर्फ उसकी वैल्यू क्या है, उसको क्या नाम दे दिया अभी के लिए, ऐसे समझो, आई नोट। समझ में आ रहा है? सारे कांस्टेंट हटा के एक नाम दे दिया आई नोट। ठीक है, चलो माइनस। अब मैं कह रहा हूं मेरी ई की वैल्यू तो थी ई नोट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू आई है आई नोट इंटू माइनस कोस ओमेगा टी। सर कंपेयर करने में दिक्कत हो रही है मेरे को, क्यों? तुम कंपेयर इसको आसानी से कर पाओगे, या इसको आसानी से कर पाओगे? ऊपर वाले दो को बता पाओगे कौन ज्यादा है कौन कम है, या नीचे वाले को आसानी से बता ऊपर वाले को।
क्यों? क्योंकि क्या है दोनों का पावर से सेम है, फंक्शन सेम है। यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, यहाँ पर एक्स का क्यूब का फंक्शन है, यहाँ पर रूट का फंक्शन है। तो जब फंक्शन से सेम हो तो तुम कंपेयर आसानी से कर पाओगे ना, ऑब्वियस है। यहाँ पर भी फंक्शन सेम कर दो तो बात बन जाए। मैं इसको नहीं छेड़ रहा क्योंकि ये तो मैंने चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो चाहे रजिस्टर हो, मैंने यही लिया है, E = E0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये कोस के फंक्शन को किस में बदल दूं? अगर मैं साइन साइन के फंक्शन, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, कंपेयर आसानी से कर दूं। कैसे सर? कर दो। कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ? साइन cos π/2 माइनस साइन 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, या साइन 90 माइनस थीटा लिख दूं? साइन π/2 माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ क्या? यस सर कोस थीटा, जिसको मैंने ये लिखा है, कोस थीटा = साइन 90 माइनस थीटा थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर ये आई माइनस मल्टीप्लिकेशन। अब इसको लिखेंगे तो अगले पेज पे है क्या जगह? हाँ, अगले पेज पे लिखते हैं। तो मैंने लिखा I = बस ये लास्ट है, I0 माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी था। मैंने क्या करा सर, ये माइनस बाहर है, मैंने क्या किया, मैंने माइनस को तो छेड़ा नहीं, कोस ओमेगा टी को क्या लिख दिया? साइन π/2 माइनस ओमेगा टी π/2 माइनस ओमेगा टी। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? जो चीज प्लस की थी वो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा, माइनस π/2 प्लस का था वो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इस इक्वेशन में कैसे आई ये इक्वेशन? E की वैल्यू क्या थी? E0 sin ओमेगा टी sin ओमेगा अब आसानी से कंपेयर हो रहा है क्या? कौन आगे है कौन पीछे है बताओ? यस सर कौन आगे है? अब फेज दोनों का चेंज हो रहा है। देखो -5 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, 5 की जगह क्या आ रहा है यहाँ? माइनस π/2। और किस में माइनस हो रहा है? करंट में या ईएमएफ में? वोल्टेज में नहीं हो रहा, करंट में। तो कौन पीछे रह गया इसका मतलब? करंट करंट। तो करंट पीछे रह जाएगा, और कितना पीछे रह जाएगा? π/2। पीछे रहने का मतलब माइनस है, तो माइनस ना बोलना। करंट कितना पीछे रह गया? π/2। इस केस में जब सिर्फ इंडक्टर होगा, जब सिर्फ क्या होगा बच्चे? इंडक्टर होगा, तो ईएमएफ का तो आगे निकल जाएगा। ईएमएफ की जब एक साइकिल शुरू होएगी, जब ईएमएफ अपनी सपोज कर लो, जब ईएमएफ अपनी हाफ, π/2 मतलब कितनी साइकिल? हाफ का भी हाफ है ना, अभी हाफ इतना होता है, ये पाई होता है, इसका भी हाफ। तो जब ईएमएफ की वैल्यू शुरू होने वाली होगी, समझो, जब ईएमएफ अपनी एक साइकिल पूरी कर चुका होगा, ऐसा समझो, या ऐसा समझो, जब ईएमएफ, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ये कितना पीछे है? π/2 पीछे है। मतलब जब ईएमएफ अपनी π/2 हाफ का भी हाफ पूरा कर चुका होगा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी सर? स्टार्ट होगी। जीरो। समझ में आ रहा है क्या? जब ये यहाँ पर होगा तो इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी। अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में, एक्यूरेट नहीं होगा, एक्यूरेट होगा जब मैं कोर्स में खाऊंगा इसको, बट अभी के लिए समझ सकते हो, ऐसा कुछ बनेगा। जब ये स्टार्ट होगा अपना π/2 पर, समझ रहे हो? जब इसकी क्या बोला मैंने, जब इसने π/2 पूरी कर ली, तब ये क्या होगा सर? स्टार्ट होगा। तो कैसे सर? एक तो तरीका ये है कि मैं ईएमएफ ऐसे बना दूं, दिख रहा है? यस सर यस सर। तो जब ये ईएमएफ मेरा π/2 पर पहुंच चुका है, तब मेरा करंट क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर समझ में आ रहा है? तो ये π/2 मेरा ईएमएफ, या बोल दूं π/2 पीछे है मेरा क्या? करंट। समझ में आ रही है बात? यस सर थोड़ी। तो ये तरीका होगा, लेकिन अभी इसको अच्छे से दीन, ये एक्यूरेट तरीका इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो ध्यान से, हमारा जो करंट शुरू में आया था वो किसका फंक्शन था? करंट का था कोस का था। तो कोस का ग्राफ बनेगा, इसका किसका बन जाएगा? साइन का। और साइन का पॉजिटिव है, यहाँ पर कोस के आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। तो कोस का तो बनेगा, लेकिन नीचे वाली एक्सिस होगा। देखो कैसे, ये दिख रहा है क्या? देखो फिर आपने पहले उल्टा बना दिया। कहाँ पर?
जो ग्राफ हाँ, बनाया था आपने वो नहीं, ई वो नोट तो वाला सिर्फ आपने जो मैंने कोर्स का जानबूझ बना करके दिया बनाया था। था, बोल तो रहा था एक्यूरेट नहीं है, मैंने बनाने से पहले बोला था ना एक्यूरेट नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए था। एक्यूरेट ग्राफ में अगर बना दूं ऐसे ऐसे बनेगा तो फिर वो तुम्हें समझ में आता क्या उस टाइम, बताओ? ऐसे बना दो तो नहीं आता ना, तो समझाने के लिए वही ग्राफ ओके। किया, इसीलिए पहले बनाया। एक्यूरेट तो Yes. ये बनेगा क्योंकि ये देखो माइनस कोस से स्टार्ट हो रहा है ना। Yes, sir. तो अब अलग अलग तरीके हैं, वो समझाने के लिए जरूरी था। तो इसमें देखो प्योर इंडक्टर में दिख रहा है तुम्हें ग्राफ, Yes, sir. ईएमएफ तो अपना वैसे का वैसे ब्लू लाइन, लेकिन करंट कैसे स्टार्ट हो रहा है? माइनस कोस थीटा वाले ग्राफ से, दिख रहा है यहाँ से। तो जब मेरा ईएमएफ स्टार्ट हुआ है तो वो पीछे है अभी π/2। जब यहाँ पर ये π/2 पे आया तब इसकी वैल्यू 0 हुई, जब ये पाई 0 पर आया तो इसकी वैल्यू π/2 हुई, ऐसे। तो कौन पीछे आ रहा है इसमें बता सकते हो? Front. आ रहा है, और कितना पीछे आ रहा है? पीछे π/2 पीछे है। अब इसका फेजर अगर बनाना हो तो वो भी आराम से बन सकता है सर। कैसे? मैं हिंट दूंगा, अभी फेजर नहीं बनाएंगे। ईएमएफ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। कितना एंगल? एक्स एक्सिस से कितना ऊपर जाऊं? Omega T. ओमेगा एक्स एक्सिस से कितना ऊपर चले जाओ? ओमेगा टी ऊपर चले जाओ तो में बन जाएगा आपका आई ई नोट की वैल्यू मिल जाएगी क्या? ऑब्वियस। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर क्या होगा सर? आई नोट कब मिलेगा? जब ओमेगा टी में से क्या माइनस हो रहा है? π/2. पाई। तो ये कैसे बना? π/2 माइनस हो रहा है, ऊपर यहाँ बनाऊं या नीचे की तरफ बनाऊं? नीचे. नीचे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। अब ध्यान देना एक बात जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये पूरा 90 होगा क्या? अब Yes, sir. तो ध्यान से देखना, यस सर। कर आई नोट की वैल्यू यहाँ मिलेगी तो आई नोट के अंदर क्या आंसर क्या आना चाहिए? ई नोट के अंदर तो आना चाहिए सिंपल ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू। तो एक्स एक्सिस से कितना चल रहा है? ओमेगा टी, और ई नोट मिल रहा है, बिल्कुल ठीक। आई कब मिलना चाहिए? आई नोट ओमेगा टी माइनस π/2 एंगल। तो ये देखो जब आई नोट मिल रहा है वो एक्स एक्सिस से क्या ओमेगा टी माइनस π/2 है या π/2 माइनस ओमेगा 2 है? 90 में से ओमेगा टी माइनस हो रहा है या π/2 ओमेगा टी में से 90 माइनस हो रहा है? ये ओमेगा टी पूरा से 90। ओमेगा ये माइनस पूरा एंगल कितना होगा बच्चे? ये पूरा एंगल हाफ। ओमेगा टी। बोलो बोलो बोलो, ये रेड वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस ओमेगा टी। ऑब्वियस सी बात है, वो पूरा 90, ये ओमेगा टी, तो ये कितना होगा? 90 माइनस ओमेगा Omega T. टी π/2 माइनस ओमेगा टी। क्या यही एंगल मेरे को चाहिए था क्या? No, नहीं, sir. मेरे को तो क्या चाहिए था? Omega T minus pi by इसका 2. उल्टा। अब यहाँ पर कुछ ओमेगा टी गलती कर रहे माइनस हो। हाँ, उल्टा चाहिए था, यानी इसका मतलब कुछ तो गलत है। अब वो गलती तुम बताओ, जिसको अभी पता है वो अभी बता सकता है, जिसको नहीं पता। ओमेगा टी में से नहीं 90 माइनस हो रहा है। कैसे माइनस हो रहा है ओमेगा टी में से 90? बताओ पूरा कौन सा है? पूरा कितना है? 90। और ये इतना पोर्शन कितना ओमेगा टी, तो पूरे में से ही माइनस करोगे ना, तो 90 में से ओमेगा टी माइनस होगा। किसी को कुछ समझ में आ रहा है? सर एक बात बताओ, करंट गलत दिया है हमने शायद। क्या सब कुछ सही है बच्चे? यही बनेगा, देखो कैसे। एक्स एक्सिस से ऊपर गया ओमेगा टी तो ऊपर की तरफ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस से नीचे गया तो 90 एंगल कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। नीचे को। इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई सर। आंसर तुम्हारे हिसाब से सही होना चाहिए, ये पूरा 90 होना चाहिए और उसमें से क्या माइनस होना चाहिए? π/2। बट तुम ये भी तो देखो ओमेगा टी कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ, तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन π/2 कहाँ आ रहा है? Negative. नेगेटिव। तो वो क्या होगा सर? नीचे की तरफ. वो क्या होगा? नेगेटिव Add. होगा। नेगेटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब इसको रीअरेंज करके लिखो, क्या आ रहा है? जादू. ओमेगा टी माइनस π/2। ये मैंने तुमको क्यों बोला चेक करो, क्योंकि तुम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो फाइनाइट वायर के लिए। याद है क्या? जब हमने करंट निकाला था, एक एंगल φ2 नीचे की तरफ लिया था और एक एंगल φ1 ऊपर की तरफ लिया था, तो लिमिट क्या डाली थी? -φ2 से Minus pi by 2. प्लस 5 प्लस 5/2। समझ में आ रहा है क्या? 5/1। Yes, डायरेक्शन। sir. तो यहाँ पर क्यों भूल गए?
सर वो Clear है? रिवर्स है ना। तो अब समझ में आ रही है? निकला डिफरेंट डायरेक्शन है। तो वही तो पता करना था, इसलिए मैंने जान करके एरो लगाया नहीं था। ठीक है। ब्रो। चालाक तो नहीं है, बस तुम्हें देखना चाहिए था। अब यहाँ तक अब फेजर समझ में आ रहा है इंडक्टर का कैसे Yes, करते हैं? यस सिर्फ सर देखना है। अब देखते ही पता चल रहा है कि अब कौन पीछे है सर, करंट पीछे है और कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इसका मतलब पाई बाय 2 पीछे है पीछे है इंडक्टर के केस में। लेकिन रजिस्टर के केस में क्या होगा सर? सर सेम फेस होगा। दोनों सेम सेम फेज होगा। ठीक है, अब इसको रिवाइज हमने बहुत बार कर लिया, बट तुम बता देते हो फिर भी। आई इज इक्वल टू, रजिस्टर के केस में क्या आएगा? आई नॉट साइन साइन Omega. ओमेगा Sin omega t. इंडक्टर के केस में क्या आएगा? आई नॉट I know sin omega t minus pi by Omega 2. t minus pi by 2. और फेजर बनाऊं तो यहाँ से एक्स एक्सिस से ओमेगा टी ऊपर जाके दोनों ही केस में कौन मिलेगा? ई नोट। और आई नोट अगर कहाँ मिले मेरे को सेम डायरेक्शन में, तो वो किसका सर्किट होगा? थोड़ा सा पीछे। थोड़ा सा पीछे। थोड़ा पीछे होगा। कौन होगा ये? कैसे, ये किसका सर्किट है? रजिस्टर का या इंडक्टर के केस में? रजिस्टर इंडक्टर के केस में क्या होगा? इंडक्टर के केस में इंडक्टर के फेस में सर आई की वैल्यू आई नेगेटिव नीचे हो हो जाएगी डायरेक्शन। ये तो ओमेगा टी में ही रहेगा। ई नॉट की डायरेक्शन सेम रहेगी और हमारे जो आई की वैल्यू की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, वो नेगेटिव में आएगी। कितने डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस सर। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। Yes. ये फेजर डायग्राम हमारा हो चुका है। अगर तुमको दूसरी एक्सिस बनानी है, वाई एक्सिस, तो तुम बना सकते हो। ये यस सर। आज के लिए इतना ही करेंगे। मीटिंग बर्खास्त है, मिलेंगे 9:30 बजे। ठीक है, Yes, sir. ओके बेटा। बाय सर। Thank you. बाय सर। पूछ सकता Bye है। bye, sir. आज की एक्स्ट्रा क्लास में हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। यस सर। बाय सर।